हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड सेमेस्टर पंचम सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं और आज मैं लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहा हूं। थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आपका है वह है मुख्य कार्यपालिका, चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालिका। आज हम लोग समझेंगे कि मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए चलते हैं मुख्य कार्यपालिका की तरफ। जैसा कि प्रत्येक देश का शासन सरकार के द्वारा चलाया जाता है। हर देश का शासन सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सरकार, हर देश की एक सरकार होती है जिसके द्वारा वहाँ का प्रशासन चलाया जाता है, वहाँ की व्यवस्था चलाई जाती है, कानून और शांति व्यवस्था कायम रखी जाती है। तो इस सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला है कार्यपालिका और दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। यह सरकार के तीन अंग होते हैं। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में, किसी भी देश में, हर देश में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है। ये तीन अंग होते हैं और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। कार्यपालिका का कार्य होता है देश के ऊपर प्रशासन करना होता है, देश के लिए नीतियां बनाना होता है, नीतियों को लागू करना होता है। वहीं व्यवस्थापिका का कार्य होता है देश के लिए विधि निर्माण करना। विधि निर्माण करने का कार्य व्यवस्थापिका के पास होता है, या इसको हम संसद कह सकते हैं। प्रत्येक देशों में संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहीं न्यायपालिका यह न्यायिक कार्य करती है, यह न्याय का कार्य करती है। देश में कहीं भी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह उन विवादों का निपटारा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, चाहे वह केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष हो, या राज्य और राज्य के बीच संघर्ष हो, या राज्य और व्यक्ति के बीच संघर्ष हो, या केंद्र और व्यक्ति के बीच संघर्ष हो, या फिर संविधान संबंधी प्रश्न उठते हैं तो वह न्यायपालिका के द्वारा ही सुलझाया जाता है। यानी कि संवैधानिक प्रश्नों पर न्यायपालिका की ही राय ली जाती है। न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का, संविधान का संरक्षक होता है। तो देश की शासन व्यवस्था मुख्यतया इस कार्यपालिका के द्वारा चलाया जाता है। व्यवस्थापिका क्या करती है? विधि बनाती है। यह विधि बनाकर कार्यपालिका को दे देती है और कार्यपालिका उस विधियों का क्रियान्वयन करती है। तो यह कार्यपालिका क्या होती है, इसको हम मुख्य कार्यपालिका भी कह सकते हैं, क्योंकि देश के सर्वोच्च शिखर पर स्थित होती है। यह जो मुख्य कार्यपालिका होती है देश के सर्वोच्च शिखर पर स्थित होती है और यह सर्वोच्च प्रशासनिक अंग होती है। प्रशासनिक निकाय होती है या प्रशासनिक अंग होती है, यानी कि सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था जो होती है देश की, वह कार्यपालिका होती है। तो आइए हम कार्यपालिका को जानते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्य और पालिका। कार्य का मतलब कि कार्य करना, पालिका का मतलब होता है घर, यानी कि कार्य करने का निकाय। कार्य का मतलब प्रशासन करने का निकाय। समूचे देश के ऊपर जो अंग प्रशासन करती है उसी को हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो यह जो कार्यपालिका होती है यह कई प्रकार की होती है। विभिन्न देशों में कई प्रकार की कार्यपालिका हो सकती है। जैसे कि यह कार्यपालिका जो होती है कई प्रकार की हो सकती है। पहली कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का पहला रूप होता है संसदीय कार्यपालिका या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव संसदीय कार्यपालिका। ये जो संसदीय कार्यपालिका होती है उसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। लोकसभा और दूसरा राज्यसभा होता है। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। तो ये जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में कौन होते हैं? देश के प्रशासक होते हैं। इसमें राष्ट्रपति होते हैं जिनको हम नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री होता है।
प्रधानमंत्री होता है जिसको हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, और मंत्रिमंडल या इसको हम एकीकृत रूप से मंत्री परिषद कह सकते हैं। मंत्री परिषद ये मिलाकर क्या होती है, इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं, इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात कहने का आशय यह है कि यह अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है, और यह संसद से ही शक्तियां प्राप्त करती है। यह कोई गलत कार्य करती है या विधि के विरुद्ध कार्य करती है तो संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को भंग कर देती है। तो कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री, संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति, यानी कि संसद का तात्पर्य यहाँ है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है। जैसे भारत में 543 सीटें हैं और 543 में से 272 सीट जिसके पास आएगी, यानी कि आधे से अधिक, 543 का मतलब आधे से अधिक है, आधे से अधिक या सामान्य बहुमत जिस पार्टी को मिलता है उसी की सरकार बनती है। तो हमारे यहाँ या संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अलग से निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि एक ही निर्वाचन होता है, वह लोकसभा का होता है। निर्वाचन एक ही होता है, वह लोकसभा का होता है, और लोकसभा में जो बहुमत दल होता है और बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अब प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हो जाती है तो वह अपने सदस्यों में से, अपने दलों के सदस्यों में से वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इनकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 70 से 80 हो सकती है, या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% इनकी संख्या होती है मंत्रिपरिषद की, लोकसभा का 15% होता है। तो यह 70 से 80 मंत्रियों का गठन करता है जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। अब मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियां होती है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इत्यादि। तो मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियां होती है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण श्रेणी होती है वह है कैबिनेट, जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। तो यही सब मिलकर क्या होता है, कार्यपालिका का रूप धारण कर लेती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यह जो राष्ट्रपति होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, यह नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कि मुख्य कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को ही माना जाता है, राष्ट्रपति को ही जाना जाता है, और राष्ट्रपति ही देश का सर्वोच्च प्रशासक होता है। परंतु वह अपनी शक्तियों का उपभोग केवल नाम मात्र का करता है। इस संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दोहरी होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है और यह निश्चित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए ही होता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए ही होती है, लेकिन यह अनिश्चित होती है। जब तक इनका सदन में बहुमत है तब तक यह अपने पद पर बने रह सकते हैं। यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, इनके विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो इनकी सरकार गिर सकती है। जैसे कि हमारे भारत के इतिहास में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है और कई बार सरकारें गिरी भी हैं। यदि सरकार सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह है संसदीय कार्यपालिका। ये जो संसदीय कार्यपालिका है यह इंग्लैंड में देखी जाती है, इंग्लैंड में है, भारत में है, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, भारत में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है और न्यूजीलैंड में है इत्यादि विभिन्न देशों में कार्यपालिका का संसदात्मक रूप है, यानी कि वहाँ पे संसदीय कार्यपालिका है, अर्थात कार्यपालिका के ऊपर संसद का नियंत्रण होता है, कार्यपालिका के ऊपर संसद का नियंत्रण स्थापित होता है। अब आइए हम देखते हैं, यह तो रही संसदीय कार्यपालिका क्या होती है, और दूसरा है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। आइए हम देखते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि संसदीय कार्यपालिका में
कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह कार्यपालिका हो गई और संसद हो गया। संसद, यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि कार्यपालिका का अलग से चुनाव होता है, संसद का अलग से चुनाव होता है। जैसे कि हम अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है, वहाँ पे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। इसी तरह से फ्रांस में देख सकते हैं, फ्रांस में हम देख सकते हैं, और श्रीलंका में देख सकते हैं, श्रीलंका में देख सकते हैं, श्रीलंका में देख सकते हैं, इत्यादि विभिन्न देशों में देख सकते हैं, वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दोहरी नहीं होती है, जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दोहरी होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका इकहरी होती है, एक ही कार्यपालिका होती है, और उस कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। और संसद के भी दो सदन होते हैं, संसद के भी दो सदन होते हैं, जैसा कि अमेरिका में एक सीनेट है और दूसरी प्रतिनिधि सभा है। सीनेट उच्च सदन है और प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, इनका 6 वर्ष के लिए होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसद का निर्वाचन अलग से होता है, यानी कि सीनेट का अलग से होता है, प्रतिनिधि सभा का अलग से होता है। इनका कार्य केवल होता है विधि का निर्माण करना, इनका कार्य केवल विधि का निर्माण करना होता है। जबकि जो राष्ट्रपति होता है, इसका अलग से निर्वाचन होता है, इसका एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका निर्वाचन होता है, और यही देश का प्रधान होता है, राष्ट्रपति जो है देश का प्रधान होता है। यहाँ पर 2 प्रकार की कार्यपालिका नहीं पाई जाती, बल्कि एक ही कार्यपालिका होती है, वह वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जा सकता है। विभिन्न देशों में विभिन्न सिस्टम हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। जनता के द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, और यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति ही देश का मुखिया होता है, यही देश का एकमात्र प्रशासक होता है, यही प्रशासकीय नीतियों को निर्धारित करता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इनका अलग कार्य होता है, इनका अलग कार्य होता है। उत्तरदायी क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह अपनी शक्तियां इससे प्राप्त नहीं कर सकता है, संसद से प्राप्त नहीं कर सकता है। यह अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करता है? सीधे जनता से प्राप्त करता है। अतः यह केवल जनता के प्रति उत्तरदायी है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जैसा कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, जिसके अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों की शक्तियां बटी हुई होती हैं। तीनों एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते हैं, लेकिन अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कायम होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत एक ही कार्यपालिका होती है, वही देश का सर्वेसर्वा होता है, वही देश का प्रमुख होता है, वही देश का नीति निर्माता होता है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका 2 होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। क्योंकि नाम मात्र की कार्यपालिका जो होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में राजा या रानी, तो सम्राट जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन में सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है या संवैधानिक कार्यपालिका है, और भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और संवैधानिक कार्यपालिका है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन वैसे तो देश का सारा काम, देश के सारे कार्य, सारे नियम, सारे कानून, सारी आज्ञाएं, सारी योजनाएं राष्ट्रपति के नाम से लागू की जाती हैं। लेकिन उसको करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिपरिषद होता है। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था में जो मुख्य कार्यपालिका होती है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती रहती, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करती रहती है। यानी कि जितने भी कार्य होते हैं सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री उसके लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देता है, और राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री के समस्त कार्यों पर अनुमोदन प्रदान कर देता है।
तो ये है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अब तीसरी कार्यपालिका जो होती है वह नामात्र की या वास्तविक कार्यपालिका, जिसको हम बता चुके हैं कि नामात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है या ब्रिटेन में सम्राट होता है। वहीं वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष या मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है, भारत में भी प्रधानमंत्री होता है। यानी कि देश के लिए सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। वही देश का मुखिया होता है, वही देश का नेता होता है, वही देश का राष्ट्र का निर्माता होता है, वही विदेश नीति का निर्माता होता है, वही योजनाएं बनाता है। लेकिन ये सारे कार्य राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही करते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरह से जो कार्यपालिका होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब आइए देखते हैं एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य यह होता है कि कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है, एक ही प्रधान होता है कार्यपालिका का, वही देश का शासक होता है, वही देश का शासक होता है। जैसे कि अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति इत्यादि विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, जहाँ पर केवल राष्ट्रपति ही होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तो कार्यपालिका एक व्यक्ति में निहित होती है, वह होता है राष्ट्रपति। जबकि बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य होता है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में 7 व्यक्ति होते हैं, 7 व्यक्ति होते हैं और यह बारी बारी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होते रहते हैं। बारी बारी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होते रहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होते रहते हैं। यानी 7 व्यक्ति होते हैं और कार्यपालिका 7 में निहित होती है। जो भी निर्णय किया जाता है वह बहुमत से किया जाता है। निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? बहुमत से किया जाता है। और एक एक व्यक्ति बारी बारी से यानी कि टर्म वाइज राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते रहते हैं या उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त रहते हैं। यानी कि 2 पद रहता है कार्यपालिका के अंतर्गत, एक राष्ट्रपति का, एक उपराष्ट्रपति का, और बारी बारी से सभी व्यक्तियों को अवसर मिलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि एक व्यक्ति को दोबारा भी चुन लिया जाता है। यदि उसका कार्यकाल अच्छा है, उसके पक्ष में बहुमत है, तो उसको पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित कर लिया जाता है। तो इस तरह से बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका एक व्यक्ति में नहीं बल्कि कई व्यक्तियों में निहित होती है। जैसा कि स्विट्जरलैंड में 7 व्यक्तियों में निहित होती है और 7 व्यक्ति देश का प्रशासन करते हैं। जो निर्णय होते हैं वह बहुमत के द्वारा किए जाते हैं और सभी व्यक्तियों की शासन में भागीदारी होती है और सभी व्यक्तियों के सहमति से ही निर्णय लिए जाते हैं, सहमत से ही प्रशासन किए जाते हैं। तो यह है एकल और बहुल कार्यपालिका। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को कार्यपालिका समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। हमारे देश की कार्यपालिका कैसी है? दोहरी कार्यपालिका है या संसदीय कार्यपालिका है। हमारे यहाँ कार्यपालिका के 2 रूप देखने को मिलते हैं, एक नामात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नामात्र की कार्यपालिका हम किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका किसको कहते हैं? हम प्रधानमंत्री को कहते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। आइए अब देखते हैं कि मुख्य कार्यपालिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से हैं। मुख्य कार्यपालिका इसलिए हम इसको कहते हैं कि देश का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। हालांकि इसके नीचे भी विभिन्न निकाय हैं, जैसे कि राज्यों की कार्यपालिका है, जिला की कार्यपालिका है, इसके नीचे विभिन्न कार्यपालिका है या विभिन्न प्रशासनिक निकाय हैं, लेकिन देश का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय यही है, इसीलिए इसको हम मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। आइए देखते हैं मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को। जैसा कि एल.डी. व्हाइट मुख्य कार्यपालिका के 8 कार्य बताए हैं। इन्होंने मुख्य कार्यपालिका के 8 कार्य बताए हैं। पहला कार्य कौन सा है? अनुकूल वातावरण की रचना करना। एल.डी. व्हाइट ने कार्यपालिका के 8 कार्य बताए हैं। पहला, अनुकूल वातावरण की रचना करना। यानी कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कि प्रशासन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना, यानी कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां लोगों को प्रदान करना, जनता के लिए जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रशासन के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना, देश में विकास का माहौल तैयार करना, शांति का माहौल तैयार करना और शैक्षिक वातावरण तैयार करना, यानी कि एटमॉस्फियर क्रिएट करना।
कार्यपालिका कार्य क्या होता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि सभी लोग वहाँ शांति से रह सकें, सुख सुविधा के साथ रह सकें, अपना विकास कर सकें, देश की रक्षा हो सके। तो अनेक प्रकार के वातावरण का निर्माण करना ये किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का होता है। दूसरा, नीति निर्माण करना। वैसे नीतियों का निर्माण तो संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्यपालिका क्या करती है? नीतियों का ड्राफ्ट तैयार कर देती है। नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करके वह संसद को सौंप देती है, क्योंकि कार्यपालिका फील्ड में रहती है, क्षेत्रों में रहती है, उसको वह प्रशासन करती है। तो प्रशासन करने में नित्य नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यपालिका कुछ नीतियां बनाती है, नियम बनाती है। उस नियम को वह संसद के सुपुर्द कर देती है और संसद उसको संसद में जब वह नियम पारित हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। और कानूनों के क्रियान्वित करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। तो कार्यपालिका का सर्वप्रथम यह कार्य होता है कि प्रशासन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना, अपनी कार्य योजना बनाना, देश को विकास के पथ पर ले जाना इत्यादि संबंधित नीतियों का निर्माण करना, निर्देश जारी करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है कि समय समय पर वह अपने प्रशासकों को, जनता को निर्देश जारी करे, आज्ञाएं जारी करे, विज्ञप्ति जारी करे और विभिन्न निर्देशों के द्वारा जनता को सूचित करे और अपने अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश देकर वो प्रशासन के लिए तैयार करे। यानी कि समय समय पर वह कार्य योजना के संबंध में निर्देश दे, विकास योजनाओं के संबंध में निर्देश दे, लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए वह निर्देश जारी करे, जिस निर्देशों का पालन करके जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं वह सुचारू रूप से कार्य कर सके और उनके नीतियों में स्पष्टता आ सके, उनके कार्यों में स्पष्टता आ सके, वह किसी प्रकार के भ्रम में न पड़े। बजट बनाना। बजट जो होता है वह देश का महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि मुख्य कार्यपालिका के पास विभिन्न विभागों से संबंधित बजट जाते हैं और मुख्य कार्यपालिका उन विभिन्न विभागों से संबंधित जितने आय व्यय का ब्यौरा होता है उसको तैयार करके वह संसद में प्रस्तुत कर देती है। यानी कि बजट संसद में प्रस्तुत कर देती है और इस बजट को संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो वह देश के लिए बजट का निर्माण करती है, बजट बनाती है और विभिन्न विभागों को अनुदान देती है, विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करती है। तो इस तरह से कार्यपालिका सभी विभागों को धन आवंटित करती है और धन का आवंटन वह बजट के माध्यम से कराती है। नेक्स्ट है सेवी वर्ग का चयन। चूंकि कार्यपालिका ये जो मुख्य कार्यपालिका होती है यह देश की सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय होती है, तो यह सारे कार्यों को स्वयं नहीं करती है, बल्कि अपने कार्यों को कराने के लिए विभिन्न सेवी वर्ग की नियुक्ति करती है, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करती है, कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। तो जितने भी नियुक्ति की प्रक्रिया है वह सब मुख्य कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्य के प्रशासकों की नियुक्ति करता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करता है, संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो देश में संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति जितनी की जाती है वह सब किसके द्वारा की जाती है? वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लेकिन वह प्रधानमंत्री के सहमति से की जाती है। प्रधानमंत्री विभिन्न संघीय पदाधिकारियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर से उन विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो मुख्य कार्यपालिका जो होती है वह सेवी वर्ग का चयन करती है, सेवी वर्ग की नियुक्ति करती है। जैसे कि IAS कैडर के अधिकारी, सचिव होते हैं, विदेश सचिव होते हैं, विदेशों में राजदूत की नियुक्ति होती है। यह सब कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। निरीक्षण एवं नियंत्रण का कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है कि जब अपने विभागों का बंटवारा करती है, विभिन्न सचिव के माध्यम से वह विभागों का प्रशासन करती है या मंत्रियों के माध्यम से विभागों का प्रशासन करती है, तो मुख्य कार्यपालिका का यह दायित्व बनता है कि वह विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करे, विभिन्न विभागों का निरीक्षण करे और सभी विभागों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें। यानी कि सभी प्रशासनिक निकायों का, संगठन का वह निरीक्षण करती रहे, अपने संगठन का वह निरीक्षण करती रहे, संगठन के विविध अंगों का, उप शाखाओं का, उप विभागों का वह निरीक्षण करती रहे और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करे और उनके लिए कार्य करने के लिए मार्ग प्रशस्त करे। तो मुख्य कार्यपालिका निरीक्षण और नियंत्रण का काम करती है। यह पूरे देश के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करती है मुख्य कार्यपालिका।
देश के ऊपर अपने अधिकारियों के माध्यम से यह प्रशासन करती है और देश पर नियंत्रण स्थापित करती है। पद विमुक्ति, जब मुख्य कार्यपालिका सेवी वर्ग की नियुक्ति करती है तो जाहिर है कि यह पद विमुक्ति भी कर सके, यानी कि लोगों को हटा भी सके। जैसे कि राज्यों के प्रशासक जो होते हैं, राज्यपाल क्या होता है? राज्य का मुखिया होता है, संवैधानिक रूप से वह राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपराज्यपाल होते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, जिसको हम आयुक्त बोलते हैं, आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो विभिन्न प्रशासक होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनकी जो सेवाएं होती हैं वह राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर होती हैं। राष्ट्रपति जब चाहे एक राज्यपाल को दूसरे राज्य में भेज सकता है या उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार दे सकता है। तो विभिन्न पदाधिकारियों में फेरबदल, उनका स्थानांतरण, उनको पद से हटाना, ये सारे कार्य मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। वह जब देखती है कि वह आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नए नए पदों का भी सृजन करती रहती है। और जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, यदि उन प्रशासकों के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण होता है तो उनको हटाने का भी कार्य करती है। जनसंपर्क, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है जनसंपर्क। चूँकि कार्यपालिका का जो निर्माण होता है उसको जनता से स्वीकृति प्राप्त होती है। जैसे प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है? जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि सांसद का निर्वाचन। प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। और जनता जिस भी पार्टी को वोट देती है, जिस पार्टी को जनता पसंद करती है, वह पार्टी बहुमत में आ जाती है। उस पार्टी का जो सर्वोच्च लीडर होता है वही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो जाता है। तो जो कार्यपालिका होती है, यह कार्यपालिका जनसंपर्क बनाने का कार्य करती है और अपनी नीतियों का प्रचार करती रहती है, नीतियों का प्रसार करती रहती है, कार्य योजनाओं का प्रसार करती रहती है, ताकि जनता भली भांति जान सके कि सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा असेंबली के माध्यम से, सभा के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से वह अपनी नीतियों का और अपनी घोषणा पत्रों का प्रचार प्रसार करती रहती है, नीतियों को बताती रहती है। सरकार जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, वह नीतियों को बताती रहती है कि उसने क्या क्या किया, वह अपने उपलब्धियों को गिनाती रहती है और अपने भविष्य की योजनाओं को भी बताती है कि वह भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से ये जनसंपर्क का भी कार्य करते हैं, क्योंकि इनका जो शासन होता है, इनका जो प्रशासन होता है, जनता के ऊपर ही आश्रित होता है या जनता के ऊपर ही शासन करते हैं और जनता ही इनको स्वीकृति प्रदान करती है। यानी कि 5 साल के पश्चात जनता सरकार को बदल सकती है, प्रधानमंत्री को बदल सकती है, प्रशासकों को बदल सकती है, मंत्रियों को बदल सकती है। तो यह जनता से लगातार संपर्क करते रहते हैं, उनको जनता को अपने विश्वास में लेते रहते हैं, जनता में अपना विश्वास बनाए रखते हैं और जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं, ताकि जनता उनको दोबारा फिर चुने, ताकि जनता उनको अगले चुनाव में फिर सरकार के रूप में चुने। तो इस तरह से एल डी व्हाइट के द्वारा कार्यपालिका के 8 कार्य बताए गए हैं। अब हम आते हैं प्रोफेसर वीक के द्वारा। प्रोफेसर वीक ने कार्यपालिका के सभी कार्यों को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रशासकीय नियोजन एवं निर्देशन, दूसरा है समन्वय एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन। प्रशासकीय नियोजन, कार्यपालिका जो होती है वह अपने देश के लिए प्लानिंग तैयार करती है, प्रशासकीय नियोजन को तैयार करती है, प्रशासनिक योजनाओं को तैयार करती है कि वह किस तरह से प्रशासन करेगा। और प्रशासन करने के लिए सभी विषयों पर एक विभाग बना दिया जाता है और इन विभागों का एक व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि एक सांसद को मंत्री नियुक्त किया जाता है। एक संसद के सदस्य को मंत्री यानी कि मंत्रालय का कार्यभार उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जो सरकार में होता है। जो सांसद सरकार में होता है उसको मंत्रालय का कार्यभार दे दिया जाता है। जैसा कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री अपने दलों में से कुछ सदस्यों को कैबिनेट के लिए या मंत्रिपरिषद के लिए चयन करता है। मंत्रिपरिषद की सूची वह राष्ट्रपति को दे देता है और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर और मुहर लगा देता है, यानी कि हस्ताक्षर कर देता है और उस पर मुहर लगा देता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। इस मंत्रियों का बंटवारा अब प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री यानी कि कार्यपालिका
कार्यपालिका के द्वारा विभिन्न विभागों का बंटवारा किया जाता है। ये जो व्यक्ति होते हैं अपने विभागों के मंत्री होते हैं, तो विभिन्न मंत्रालयों के ये अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा मंत्रालयों के सचिव होते हैं। सचिव जो होते हैं अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में कार्य करते रहते हैं, यानी कि मंत्री के दिशा निर्देशन में सचिव कार्य करते रहते हैं। सचिव भी मंत्री को सलाह देते रहते हैं और अध्यक्ष भी उन पर अनुमोदन करते रहते हैं। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है कि अपने देश के लिए प्रशासकीय नियोजन तैयार करना, सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी संघीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देना। यह दिशा निर्देश देने का कार्य करते रहते हैं। तो प्रशासकीय नियोजन और निर्देशन का कार्य मुख्य कार्यपालिका का होता है। दूसरा है समन्वय और प्रशासकीय प्रतिवेदन। यह चूँकि देश में विभिन्न विभाग होते हैं, करीब 80 से 90 के आसपास देश के विभाग होते हैं, तो ये विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य करते हैं। चूँकि सभी विभागों के अलग अलग कार्य करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार की अड़चन उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो विभिन्न प्रशासकीय समस्याओं को सुलझाने का कार्य मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यपालिका विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य करती है, समन्वय स्थापित करती है और सभी विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करती है। यानी कि जितने भी विभाग होते हैं सबसे रिपोर्ट लेती रहती है कि उस विभाग के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, कितने कार्य बाकी हैं और अभी कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित करनी है। तो प्रोफेसर विग ने मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को 2 भागों में बांटा है। वैसे समग्र रूप से ले लें तो मुख्य कार्यपालिका के 2 कार्य होते हैं। एक राजनीतिक कार्य होते हैं, दूसरा प्रशासकीय कार्य होते हैं। प्रशासकीय कार्य होते हैं। पहला राजनीतिक कार्य, दूसरा प्रशासकीय कार्य। राजनीतिक कार्य के अंतर्गत वह अपने दलों के लिए आधार तैयार करता रहता है ताकि वह फिर सत्ता में लौटे। तो दलों के लिए नीतियां बनाता है और योजनाएं बनाता है, जनता को अपने घोषणा पत्रों के बारे में बताता रहता है, अपने दल के संगठन को मजबूत करता है और जनसंपर्क स्थापित करता है, जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है। तो इस तरह से जनता से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करते रहते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका कुछ राजनीतिक कार्य भी करती रहती है और इसके अलावा वो प्रशासकीय कार्य करती रहती है कि विभिन्न पदाधिकारियों की प्रशासन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है, विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करती है और अपने प्रशासक और मंत्रियों के माध्यम से यह पूरे देश का शासन करते हैं। और देश का शासन करने के लिए विभिन्न नियम बनाते हैं, उपनियम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न कार्यक्रम को लागू करते हैं ताकि देश का विकास हो सके और यह देश के विकास में योगदान देते हैं। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये विभिन्न कार्य करते रहते हैं। विभिन्न देशों को ये अपने कार्यों से, अपनी योजनाओं से, अपनी तकनीकियों से प्रभावित करते रहते हैं। आइए अब देखते हैं कि मुख्य कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है या मुख्य कार्यपालिका अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करती है। मुख्य कार्यपालिका के शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्य कार्यपालिका की शक्ति का पहला स्रोत है जनमत का समर्थन या जनता का समर्थन। जनमत का समर्थन या जनता का समर्थन। मुख्य कार्यपालिका अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है? जनता से प्राप्त करती है। क्योंकि पूर्व में या प्राचीन समय में हम देखते हैं कि देश का शासन राजा के द्वारा किया जाता था और राजा ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। यानी कि राजा ही विधि बनाता था, वही विधियों को लागू करता था, वही न्याय करता था। यानी कि सरकार के समस्त शक्तियाँ या सरकार के या शासन के समस्त अंग राजा में निहित होता था और राजा के द्वारा पूरे देश में शासन किया जाता था। लेकिन जब से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं आई हैं, विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं आई हैं और शासन लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से चलाया जाना शुरू हुआ है, तब से हम देखते हैं कि जो देश का शासक होता है, देश का मुखिया होता है, वह जनता से ही शक्ति प्राप्त करता है, जनता से ही समर्थन प्राप्त करता है। क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न दलों के द्वारा चुनाव लड़े जाते हैं, तो जनता जिस दल के नीतियों को, जिस दल के कार्यक्रमों को पसंद करती है, उसी दल को समर्थन देती है, उसी दल को वोट करती है। अब जब वह दल बहुमत में आ जाता है
तो बहुमत प्राप्त दल के लीडर को देश का मुखिया बनाया जाता है या प्रधानमंत्री के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है या राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, भारत में प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है, प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी तो उस दल के सर्वोच्च लीडर को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है। तो यह जनता से समर्थन प्राप्त करती रहती हैं। दूसरा, यह इनके पास संवैधानिक शक्ति होती है। देश का संविधान चूंकि लोकतांत्रिक होता है, देश का संविधान चूंकि लोकतांत्रिक होता है और संविधान का निर्माण वहाँ की जनता के द्वारा किया गया होता है, तो संविधान में शासन के समस्त अंगों का विवरण दिया रहता है, उनके कार्यकाल के बारे में दिया होता है, उनकी शक्तियों के बारे में दिया होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका है वह संवैधानिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी संवैधानिक है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी संवैधानिक है। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन भी संवैधानिक है। इसी तरह से ब्रिटेन में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री का निर्वाचन संवैधानिक, यानी कि संविधान में सारी शक्तियां दी हुई होती हैं। तो ये शक्तियां संविधान से प्राप्त करती रहती हैं। ये शक्तियां कहाँ से प्राप्त करती रहती हैं? संविधान से प्राप्त करती रहती हैं। और जब ये सत्ता में आते हैं तो संविधान के अनुसार ही शासन को संचालित करते हैं। इसके अलावा इनके शक्ति का तीसरा स्रोत जो होता है वह व्यक्तिगत गुण होता है। व्यक्तिगत गुण होता है। जब कोई व्यक्ति एक बार देश का शासक बन जाता है या मुखिया देश का बन जाता है या देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है, तो वह अपनी व्यक्तिगत गुणों से दोबारा सत्ता में आ सकता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं, इंदिरा गांधी को देख सकते हैं। इसी तरह से हम वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर चमत्कारिक गुण हैं, कुछ इनके अंदर व्यक्तिगत गुण हैं, जिससे कि जनता इनको दोबारा चुनी। तो लोगों के अंदर कुछ अपनी व्यक्तिगत गुण होते हैं, व्यक्तिगत शक्तियां होती हैं, जनता को सम्मोहित करने की शक्तियां होती हैं, नीतियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती हैं और जनमत को प्रभावित करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं कि और अपने नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से जनता का मन मोहित करते रहते हैं और जनता उनको बार बार चुनती रहती है। जनता उनको बार बार चुनती रहती है। तो इस तरह से इनके अंदर कुछ व्यक्तिगत गुण होता है, व्यक्तिगत कौशल होता है, जिससे कि ये बार बार सत्ता में बने रहते हैं और जनता इनको बार बार चुनती रहती है। चौथा गुण होता है, चौथी शक्ति होती है एक अच्छा नेतृत्व। एक अच्छा नेतृत्व। यदि किसी देश के शासक के पास नेतृत्व की कला है, नेतृत्व का गुण है, तो वह अपने देश को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकता है, अपने देश का समग्र रूप से विकास कर सकता है, नागरिकों को सुखी बना सकता है, नागरिकों के जीवन को सुखी और संपन्न बना सकता है और विभिन्न समस्याओं को दूर कर सकता है। उसके अंदर एक अच्छा नेतृत्व है। जैसे कि युद्ध काल में जब अगर अच्छा नेतृत्व है तो जनता उनको दोबारा पसंद करती है। आपातकाल के समय यदि वह कुशल नेतृत्व का प्रबंधन करते हैं, कुशल नेतृत्व यदि आपातकाल के समय जो देश का लीडर होता है, जो देश का नेता होता है, वह देश का नेतृत्व करता है, समस्याओं का नेतृत्व करता है, त्वरित समाधान करता है और परिस्थितियों के अनुसार वह निर्णय लेता है, तो जनता उससे प्रभावित होती है और दोबारा सत्ता में वह व्यक्ति बना रहता है और दोबारा उनको सत्ता प्रदान करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत में कोविड-19 का दौर जो आया, कोविड-19 का दौर आता है तो इससे पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है, विश्व में हाहाकार मच जाती है। भारत में भी यही स्थिति होती है, लेकिन भारत के मुखिया ने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के प्रशासकों ने मिलकर इसको कंट्रोल किया, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की स्थिति काफ़ी बेहतर रही है। तो विभिन्न प्रबंधन कौशल का गुण होना चाहिए, एक प्रशासक में प्रबंधन कौशल का गुण होना चाहिए, आपातकाल में निपटने की क्षमता होनी चाहिए, युद्ध काल में निपटने की क्षमता होनी चाहिए और देश की नेतृत्व कब और कैसे करना है इसकी कला भी उसको प्राप्त होनी चाहिए या इसकी कला भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुख्य कार्यपालिका को विभिन्न
साधनों के माध्यम से शक्ति प्राप्त होती रहती है। जनता से शक्ति प्राप्त होती रहती है, संविधान से शक्ति प्राप्त होती रहती है। उसका स्वयं का व्यक्तिगत गुण होता है, उसका स्वयं का नेतृत्व होता है। नेतृत्व के द्वारा वो सत्ता में बने रह सकता है, वह बार बार सत्ता में आ सकता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से होते हैं और कार्यपालिका के शक्तियों के स्रोत कौन कौन से हैं, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया। यह जो टॉपिक है, यह जो विषय है, आपका 3rd यूनिट के अंतर्गत है, मुख्य कार्यपालिका। क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि मुख्य कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों का उल्लेख कीजिए, या कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती है, कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती है। या फिर आ सकता है क्वेश्चन कि संसदीय कार्यपालिका का विश्लेषण कीजिए, संसदीय कार्यपालिका की विवेचना कीजिए। एकल कार्यपालिका क्या है, बहुल कार्यपालिका क्या है, नामात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका क्या है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या है, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो से यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए, आपके विषय के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये सारे क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए और अन्य बुक को भी पढ़ते रहिए। जैसे कुछ बुक्स हैं जिनका नाम मैं बता दूं, इसमें हैं, पहली बुक है पी.डी. शर्मा की बुक आप ले सकते हैं, लोक प्रशासन पर। पी.डी. शर्मा की बुक आप ले सकते हैं। अवस्थी और माहेश्वरी की ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा बी.एल. फड़िया की भी पुस्तक अच्छी है, बी.एल. फड़िया की भी बुक ले सकते हैं। और विभिन्न बुक मार्केट में उपलब्ध है, और जो बुक आपको समझ में आ जाए वही बुक बेहतर होती है। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और मेरे वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।